हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शॉर्ट वाइफ स्टडी में। आज आपको जियोग्राफी में सूर्य के बारे में बताएंगे। कल भी सूर्य के बारे में बताया था और आज भी सूर्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि कल कंप्लीट नहीं हुआ था। आज कंप्लीट कर देंगे, सूर्य को लगभग कंप्लीट कर देंगे। आपको बता दूं भाई, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाइफ स्टडी है, जिसके अंदर आपका स्वागत है। और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब शेयर करें। सबसे ज़्यादा ये और ले करो, ये भी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल के 110 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं 8 दिन में। तो हम तो यही चाहते हैं भी 1 मंथ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो हमारे। तो आपके सहयोग से ही होंगे। आपको जितना भी अच्छा वीडियो लगे आप उसको उतना ही शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिर हमारा नोटिफिकेशन कैसा मिलेगा, अभी वीडियो आ गई है। पर डे हम 3-4 वीडियो अपलोड करते हैं। कल मैंने हिंदी की वीडियो बनाई थी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आज हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। ज्योग्राफी सूर्य, तो बता दूं भाई, सूर्य की उम्र है जो उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। मिलियन और बिलियन, मिलियन करोड़ों में आ जाता है, बिलियन अरबों में आ जाता है। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष उसकी उम्र है। और जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, सारी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा सूर्य के बारे में। डीप करेंगे, आराम से करेंगे, मस्ती से करेंगे। कोई अपने को काल मतलब इतनी जब है नहीं, अपने को स्पीड नहीं चाहिए, अपने को धीरे धीरे आराम से करेंगे, अपने पास टाइम बहुत है। सूर्य, सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते में लगने वाला समय, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते उसको कितना समय लगता है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। नोट कर लेना भैया, 8 मिनट 16.6 सेकंड उस प्रकाश को पहुंचने में हमारे तक लगता है। मतलब जो सूर्य की पहली किरण निकल जाती है, ये हमारा पृथ्वी है, और इसकी जो पहली किरण है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है भाई, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। ध्यान रखना भाई, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अब सूर्य पे धब्बे होते हैं भाई, ठीक है। धब्बे क्या होते हैं, ये धब्बे, मतलब धब्बे क्या होते हैं, धब्बे वे वो जो चलते हुए गैस के खोल होते हैं, मतलब गोले कहते हैं ना, गोले, उस प्रकार के गोले होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं भी, सूर्य के धब्बे कहते हैं। जिसका तापमान, इस धब्बों का तापमान, इस धब्बों का तापमान कितना होता है भाई, जो अपने आसपास का, ये धब्बे अपने तक पहुंचते हैं, जो अपने आसपास तापमान होता है ना,
1500 सेल्सियस कम होता है। याद रखना, जो सूर्य के धब्बे होते हैं उसका तापमान अपने आसपास के तापमान से 1500 सेल्सियस कम होता है। कितना कम होता है भाई? 1500 सेल्सियस। और ये धब्बे क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके भी? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये एक चक्कर सूर्य के धब्बे धब्बे का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? सूर्य के चारों ओर ये धब्बा एक चक्कर लगाता है। कितने समय में लगाता है? 22 वर्षों में। याद रखना भाई, 22 वर्षों में धब्बे एक अपना एक चक्कर पूरा करते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करते हैं 22 वर्षों में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट बात, पहला 11 वर्ष ये बड़ा होता जाता है, धब्बा बड़ा होता है, बढ़ता है। ठीक है, और लास्ट के 11 वर्ष घटता है। याद रहेगा दोस्तों, क्या होता है? जो सूर्य का धब्बा होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 22 वर्ष लगा देता है, और 22 वर्ष के अंदर पहले 11 वर्ष के अंदर वो बढ़ता है, और अंतिम 11 वर्ष के अंदर वो क्या है भी? घटता है। आपको द्वारा मैं कवर करवा दूं भाई, सूर्य की उम्र है 5 मिलियन वर्ष। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है भाई? 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगाता है। सूर्य के धब्बे जो तापमान अपने आसपास के तापमान से 1500 सेल्सियस कम होता है। याद रखना, सूर्य के धब्बा एक चक्कर 22 वर्ष में पूरा करता है। प्रथम 11 पहले वर्ष में घटता है, और लास्ट के 11 वर्ष में वो बढ़ने लगता है। इसको थोड़ा साफ कर ले अपने। अब आपको मैं बता दूं भाई, ये धब्बे जब एक चक्कर पूरा करने के बाद हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है 22 वर्षों के बाद? एक दिन ऐसा आता है जिसके कारण पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है? असर या प्रभाव पड़ता है, यह आपको मैं बताऊंगा आज। देखो दोस्तों, जब ये धब्बे पृथ्वी की सतह पर पड़ते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पड़ने से क्या होता है? तो जो हमारी पृथ्वी होती है ना, ये जब ये हमारी पृथ्वी के ऊपर ये धब्बे पड़ते हैं तो हमारी पृथ्वी के अंदर कंपन होने लगती है। क्या होने लगती है? झंझावत, जिसको कहते हैं झंझावत, कंपन होने लगती है। कंपन होने से हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय सुई की दिशा होती है वो की दिशा बदल जाती है। क्या हो जाता है? चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, झंझावत होने लगता है। झंझावत से ये क्या हो जाता है? पृथ्वी की जो चुंबकीय सुई की दिशा होती है वो बदल जाती है, और चुंबकीय सुई की दिशा बदलने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक चलित वाहन होते हैं, चलित वाहन जैसे बसें हो गई, बाइक्स हो गई, टेलीविजन वगैरह हो गया, इसके अंदर क्या आ जाती है भाई? गड़बड़ी आ जाती है। कब आती है? जब ये सूर्य के धब्बे अपना एक चक्कर पूरा करते हैं और पृथ्वी पर इस धब्बे का असर होने लगता है, पृथ्वी पर इस
धब्बासता है, पहुंचता है, तब पृथ्वी के अंदर क्या हो जाती है, वे कंपन होने लगती है। चुंबकीय सुई की दिशा के बदलने के कारण कंपन होने लगती है। जब चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक तत्व वाहनों के अंदर क्या आ जाता है भाई, गड़बड़ी आ जाती है। अब जो सूर्य का व्यास है, तेरह लाख 92,000 है। कितना है भाई, इंपॉर्टेंट बात, सूर्य का व्यास कितना है भाई, 13,92,000। सूर्य का व्यास कितना है भाई, 13,92,000, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। जो पृथ्वी के व्यास का कितना भी 110 गुना है, याद रखना। तो मतलब सूर्य पृथ्वी से 13 लाख 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप आता है, प्रकाश पहुंचता है, वह सूर्य का सूर्य का 2 अरब वह भाग होता है। मतलब आप समझ गए होंगे, सूर्य का व्यास है जो 13,92,000 है, जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। जो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये तो क्लियर हो गया। अभी सूर्य बहुत ही बड़ा है हमारी पृथ्वी से, ठीक है। अगर सूर्य इतना बड़ा है तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, वो तो वही आपको पता भी कौन सा भाग हमारे तक पहुंचता होगा, क्योंकि 13 लाख बड़ा है तो आप हिसाब लगा सकते हो। तो कौन सा भाग पहुंचता भाई, 2 अरबवां भाग, मतलब 2 अरबवां भाग हमारे तक पहुंचता है। यस क्लियर? फिर रिपीट कर देता हूं, सूर्य का व्यास है जो 13,92,000 है, जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वह सूर्य का 2 अरबवां भाग होता है। ये मैं नोट्स की तरह ही कराऊंगा। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दैट्स क्लियर, देखने से ही क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है तो मैं नोट्स की ही तरह कराऊंगा, इंपॉर्टेंस बात लेके आऊंगा हर बार। ये नहीं है अभी अपने को सीधी कहानियां लिखनी पड़ेगी, नहीं, कहानियां नहीं है, नोट्स की तरह। अगर आप कहीं भी इमरजेंसी के अंदर पेपर वगैरह हो जाए और आपको जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बार नजर मारने की जरूरत पड़ेगी, सीधे क्वेश्चनों की तरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। फिर अपने सामने एक बात आई थी भी, सूर्य है जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य है जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसके बारे में कई लोगों ने मतलब बहुत सारी बातें कही थी, उसके बारे में सिद्धांत आए थे। मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। पहला सिद्धांत कब आया था? 140 ईस्वी में, जो मिस्र यूनान का था उसने दिया था।
नाम था क्लाडियस टोल्मी। क्लाडियस टोल्मी खगोलशास्त्री था ये। खगोलशास्त्री, ठीक है। इसने दिया था सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत। फिर दूसरा 1473 से 1543 ईस्वी, पोलैंड का था ये व्यक्ति भाई। निकोलस कोपरनिक्स। इसका नाम था भाई निकोलस कोपरनिक्स। दान दिया इसने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। फिर तीसरा बात 16वीं शताब्दी, कहां से लेकर 1571 से 1630 तक। 1630 तक एक वैज्ञानिक आया था, जोहानस केपलर। क्या नाम था भाई? जोहानस केपलर। इसने भी सिद्धांत यही दिया था भाई, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसका कोई सिद्धांत तो नहीं था, वैसे इसने ये बात ही कही थी भाई जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये तीनों के सिद्धांत सिर्फ एक ही बात कह रहे थे। ये तीनों की जो तीनों खगोलशास्त्री, ये तीनों खगोलशास्त्री यही है, याद रखना। इन तीनों का मतलब यही था, जैसे ये ब्रह्मांड है तो इसके केंद्र में सूर्य है। इसके केंद्र में क्या है? सूर्य है। पर जब 20वीं शताब्दी में चौथा सिद्धांत आया, 20वीं शताब्दी में, उसमें हमारी दुग्ध मेखला मदाकिनी की जो स्पष्ट पिक्चर्स थी, फोटो थी, वो सामने आई। उसके अंदर क्या आई भाई? 20वीं शताब्दी में हमारी मदाकिनी दुग्ध मेखला की स्पष्ट पिक्चर सामने आई, जिससे स्पष्ट हो गया भी जो हमारा सूर्य है वो ब्रह्मांड के अंदर मदाकिनी दुग्ध मेखला के एक कोने में स्थित है। और ये बात स्पष्ट हो गई भी हाँ, वो एक कोने में ही स्थित है, ना कि एक केंद्र में स्थित है। इसलिए इन सभी के सिद्धांत को क्या कर दिया भी? अमान्य कर दिया। बस इनके सिद्धांत को ये बता के रखा भी इन्होंने इस टाइम पे ये सिद्धांत दिए थे, इन्होंने ये खोज की थी, ठीक है। पर मेन बात ये है भी, ये जैसे इसके आर्द्रवाद दुग्ध मेखला है तो इसके एक कोने में ये सूर्य स्थित है, ना कि इसके केंद्र में स्थित है। इस बात को इन्होंने क्लियर कर दिया था। अब कल का चैप्टर कल करवाएंगे, आज इतना ही। तो आपको मैं बता दूं भाई, हमारा चैनल शॉर्ट वाईफाई स्टडी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी के साथ हमारे चैनल को मनोबल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, जितना उसके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साहब।